चलिए दोस्तों, अभी तक हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था और वर्ण विचार को पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं नया टॉपिक जो होने वाला है, वो हमारा आज यहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है शब्द रूपांतरण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और शब्द रूपांतरण किस तरीके से इस टॉपिक के अंदर हम एक एक चीज को यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए क्या क्या है शब्द रूपांतरण में। तो शब्द रूपांतरण के कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको कौन कौन सा कारक पढ़ना है। तो आपको एक तो पढ़ना है लिंग का कारक, दूसरा आपको यहाँ पे वचन पढ़ना है, तीसरा हमें यहाँ पे कारक पढ़ना है। यानी कि हम लोगों ने शब्द रूपांतरण के पार्ट में ये हमें यहाँ पे इन चार पार्ट को पढ़ना है और एक हमें यहाँ पे काल को भी पढ़ना है। तो और इनके नामों को हमें इस अच्छी तरीके से क्लियर करना है। और देखिए सेकंड ग्रेड में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि शब्द रूपांतरण में हमें चारों पार्ट पढ़ने हैं। तो आज हम यहाँ पे जो प्रारंभ करने वाले हैं शब्द रूपांतरण में, हम पहला पार्ट लेंगे, वो हम लेंगे यहाँ पे कारक। तो सबसे पहला जो पार्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। तो हम यहाँ पे कारक क्लियर करने वाले हैं। अब कारक किसे कहते हैं, वो क्या होते हैं कारक, और कारक के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए कारक जो शब्द है वो मूल रूप से संस्कृत की क्री धातु में संस्कृत की क्री धातु में संस्कृत की क्री धातु में वो हम यहाँ पे कवर करने हैं। तो संस्कृत की क्री धातु में अक प्रत्यय जोड़ने पर कारक शब्द बनता है। अक प्रत्यय जोड़ने पर कारक बनता है। अब मूल संख्या है वो यहाँ पे क्री धातु है। मूल जो संख्या है वो यहाँ पे क्री धातु है। मतलब जो करने वाला कौन है। तो मूल जो हमारी यह संख्या है वो क्री धातु है, मतलब कि जो करने वाला, और इसका मतलब होता है क्रिया करने वाला। और देखो कारक और प्रत्यय में एक समानता दिखाई देती है। और हम यदि ऐसा देखें कि क्रिया करने वाला तो कर्ता हो जाता है, अब कारक और कर्ता में क्या अंतर है तो वो हम ये देखने वाले हैं। अब कारक भी क्या करते हैं, तो कारक भी क्रिया करते हैं क्रिया करते हैं और कर्ता भी क्रिया करता है। अब दोनों ही अपनी अपनी क्रिया अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो कर्ता भी क्रिया करता है लेकिन दोनों ही अलग अलग करते हैं। तो वही हम यहाँ पे स्पष्ट करने वाले हैं। अब देखो कारक क्या क्रिया करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एक कारक जो है वो वाक्य में आने वाले क्रिया के साथ अन्य शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। अन्य शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कारक का मैंने बताया। तो कारक का बताया कि कारक है वो वाक्य में आने वाले क्रिया के अन्य शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसी के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज जो होने वाला है वो मैंने आपको बताया शब्द रूपांतरण। अब देखो कारक अन्य शब्दों को जोड़ने की क्रिया करते हैं, अन्य शब्दों को जोड़ने की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब कैसे, अब देखो क्रिया शब्दों के साथ अन्य जो शब्द आएंगे, मतलब अन्य शब्द किसे कह सकते हैं। सबसे पहले अन्य शब्द को समझते हैं। अन्य शब्द जैसे क्या आएंगे, तो अन्य शब्द क्या आएंगे, जैसे अन्य शब्द हमारे पास आएंगे क्रिया, या फिर सर्वनाम,
या फिर संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये अन्य शब्द है। ये अन्य शब्दों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? कारक करते हैं। कौन करते हैं? अब देखो, और और जो कर्ता जो होता है, कर्ता जो होता है वो क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला स्वयं, स्वयं मतलब खुद होता है, स्वयं होता है। तो इन दोनों में ये अंतर है, इन दोनों के अंदर अंतर जो है वो इस प्रकार का अंतर है। अब देखो, कारक की परिभाषा क्या बनी? तो वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों के साथ अन्य शब्दों को जोड़ने वाले कारक कहलाते हैं। अब कर्ता, कर्ता क्रिया करने वालों को ही कर्ता कहा जाता है। तो बहुत बार ऐसा पूछा गया है, तो हमें ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कारक क्या करते हैं? वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों के साथ क्रिया को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो, कारक जो शब्द है वो किससे बना हुआ है उसके बारे में देखते हैं। और तो मैंने आपको बताया था कि कारक जो बना हुआ है वो संस्कृत में, जो संस्कृत के अंदर मूल धातु, संस्कृत के अंदर मूल धातु जो है वो क्री से बना हुआ है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे। अब कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के, कारक के कितने भेद होते हैं? अब हम बात करते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, कारक के टोटल मिला के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद है? 8 भेद है। और ये जो कारक है इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये, तो अपने साथ ये अपने, अपने साथ ये अपने क्या लेके चलते हैं? विभक्ति चिन्ह। क्या लेके चलते हैं? विभक्ति चिन्ह। ये अपने साथ विभक्ति चिन्हों को लेकर चलते हैं। कारक जो है वो अपने साथ विभक्ति चिन्हों को लेकर चलते हैं। तो देखिए, अब आगे आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम क्रिया के साथ इनको जोड़ते हैं और कैसे प्रयोग में लेते हैं, या कारक चिन्ह कह दो, प्रसंग कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। अब हम सबके बारे में एक डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के। तो परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अब सिस्टम से लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कारक। अब देखो, कारक किसे बोलेंगे तो एक सिस्टम वाइज परिभाषा लिख देते हैं। तो देखिए, कारक शब्द, कारक शब्द संस्कृत की, कारक शब्द संस्कृत की, संस्कृत की क्री धातु में, संस्कृत की क्री धातु में, क्री धातु में अक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अक प्रत्यय, अक प्रत्यय के योग से, योग से बना है, योग से बना है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कारक शब्द संस्कृत की क्री धातु में अक प्रत्यय से बना है। किसके बना है? अक प्रत्यय से बना है। अब देखो, दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, कारक का, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, कारक का शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चलिए उसके बारे में देखते हैं। मतलब क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। कारक का शाब्दिक क्या होता है? क्रिया करने वाला। अब देखो, ऐसा पूछा जाए कि कारक का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या होगा? क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। अब बताओ क्या होता है? क्रिया करने वाला। अब बात करें कौन सी क्रिया करते हैं। अब देखो, कौन सी क्रिया करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी क्रिया ये करते हैं। तो देखिए, इस परिभाषा के तौर पर इसको देखते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी।
परिभाषा हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं, वे शब्द जो वे शब्द जो वाक्य में आने वाली क्रिया शब्दों की आने वाली क्रिया शब्दों से अपने शब्दों को जोड़ने की अन्य शब्दों को जोड़ने की क्रिया करने वाले शब्द जोड़ने की क्रिया करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते जोड़ने वाले शब्द यहाँ पे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो वे शब्द जो वाक्य में आने वाली क्रिया शब्दों अपने शब्दों जोड़ने की अपने नहीं यहाँ पे सॉरी अन्य शब्द लिखना था यहाँ पे क्रिया अन्य शब्दों जोड़ने की क्रिया करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में बात करते हैं। हिंदी भाषा में कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखो कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उनके लिए हम यहाँ पे कारकी चिन्ह या विभक्ति चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। जैसे कारक का नाम, यहाँ पे लिखेंगे हम कारक का नाम, और यहाँ हम लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। या फिर इनको अपन कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको परसर्ग भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? परसर्ग भी बोल सकते हैं। विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे इनको परसर्ग भी बोलते हैं। तो देखो कितने नाम हो गए? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, परसर्ग। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं पहला कारक कौन सा है। तो चलिए पहला कारक हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारक यहाँ पे होने वाला है कर्ता कारक। कौन सा होने वाला है? अब देखो यहाँ पे पहला कारक जो होगा कर्ता कारक, इसके लिए विभक्ति क्या प्रयोग लेंगे? ने या शून्य। शून्य का मतलब होता है गायब हो जाना या कुछ नहीं आना। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिए दूसरा नंबर लिखते हैं कर्म को बोलते हैं को, और शून्य का मतलब है विभक्ति का गायब होना। अब देखो अब बात करते हैं करण की। करण में हम विभक्ति काम में लेते हैं से या के द्वारा। अब बात करते हैं चौथा संप्रदान कारक देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक बार वापस से लिखता हूँ, थोड़ी सी पेन में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो लिखेंगे यहाँ पे संप्रदान कारक। संप्रदान में जो होगा वो होगा के लिए या को। उम्मीद है दोस्तों पूरा आपको समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमने कारक देखे और कारक के प्रकार देखे। अब इसी के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब पांचवा देखने वाले हैं। पांचवा कौन सा है? तो चलिए पांचवा लिखते हैं अपादान कारक। पांचवा जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है अपादान कारक। अब देखो इसका होगा से, यहाँ पे से आया, यहाँ पे भी से आया, लेकिन यहाँ पे से जो है वो अलग होने के भाव में आता है। अलग होने के
भाव में। अब बात करते हैं छठा। छठा जो है यहाँ पे संबंध कारक। क्या आएगा? संबंध कारक। क्या आएगा? का के की, का के की, का के की। संबंध कारक के अंदर और क्या आएगा? तो और भी आएगा, और आएगा रा, रे, री, फिर ना, ने और नी। अब देखो सातवां जो होगा वो होगा अधिकरण। अधिकरण। अधिकरण कारक मतलब मैं, पे और पर। अब देखिए आठवां जो कारक है वो कारक है यहाँ पे संबोधन कारक। और संबोधन के लिए हम यहाँ पे उपयोग में लेंगे यहाँ पे हे, हरे, हे, अरे, ओ, ओ, रे, ओ, रे। अब देखो कई बार इसमें पूछ जाता है। देखिए एक बार हम इसको बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होने के लिए भाव में। संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी। अधिकरण में मैं, पे, पर। संबंध में संबोधन में है, अरे, ओ, रे। यहाँ पे ये सभी कारक आपको याद होने चाहिए। यदि याद नहीं होते हैं तो कहीं दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यही से पुट अप हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कर्ता कारक की। सबसे पहला कारक कौन हो गया? कर्ता कारक। कौन सा हो गया? कर्ता कारक की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्ता कारक की। अब देखो कर्ता कारक किसे बोलेंगे? तो देखिए देखिए वाक्य में आने वाले कर्ता के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, मतलब वाक्य में होने वाली क्रिया या क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहला जाता है। अब देखो कैसे भी घुमा के परिभाषा पूछ सकते हैं। अब देखो क्रिया करने वाले को ही क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक बोलेंगे। अब कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कारक क्या क्रिया कर रहे हैं? यहाँ पे जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वयं क्रिया करने वाला ही कर्ता होता है। तो देखिए अर्थात यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? क्रिया करने वाले को ही क्रिया करने क्रिया करने वाले को ही क्रिया करने वाले को ही कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक कहा जाता है। कहा जाता। अब देखो क्रिया करने वाले को ही कर्ता कारक कहा जाता, इसको बोलेंगे जो क्रिया करता है उसे ही क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो इसके आगे लिखते हैं अपन यहाँ पे कि जिसके लिए जिसके लिए ने विभक्ति का जिसके लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब देखो किसका प्रयोग करेंगे हम? यहाँ पे नए विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो विभक्ति गायब कब होगी? अब यहाँ से सामान्यतः ऐसा प्रश्न तो कोई पूछेगा नहीं कि कर्ता की विभक्ति बताइए। और देखिए ऐसा कोई पूछेंगे तो हम आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन लेकिन इतना सा प्रश्न यदि कोई पूछेगा तो बहुत आसानी से हम कर भी सकते हैं। लेकिन पूर्ण सांस बनता ही नहीं है कि यदि वो गलत करके आ जाए। यदि यहाँ पे विभक्ति पूछे तो आप आराम से दे सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा? अब देखो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कर्ता की साध विभक्ति का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है। अब देखो विभक्ति गायब हो जाती है तो ये लॉजिक हमें एक बार जानना पड़े, कब विभक्ति गायब होगी और कब विभक्ति गायब नहीं होगी। यह लॉजिक हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा,
जैसे लिखा राम ने, मैंने यहाँ पे लिखा राम ने राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पुस्तक राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी, दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम राम पुस्तक राम पुस्तक यहाँ पे लिखेंगे राम पुस्तक पढ़ रहा है। एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तीसरा और एक लिख देते हैं राम पुस्तक, और यहाँ पे देखिए पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तीनों के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, तीनों में पढ़ना क्रिया हो रही है और तीनों में कर्ता राम है, लेकिन पहले वाले वाक्य में नए विभक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन बाकी दोनों वाक्यों में नए विभक्ति नहीं आई। तो अब यहाँ देखो, अब ये जो वाक्य है ये कौन से काल का है? भूतकाल का है। ये भूतकाल का है, ये कौन से काल का है? और ये वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का है, और ये भविष्य काल का है, ये भविष्य काल का है। अब देखिए तीनों ही अलग अलग काल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मान लो राम रोया, राम रोया। दूसरा लिया राम रो रहा है, राम रो रहा है। एक और ले लेते हैं, अब मैंने यहाँ पे कहा राम राम रोएगा। अब देखिए इन तीनों के वाक्यों में बात करें तो ये भी आपको पता चल गया, पहला जो सेंटेंस है वो भूतकाल का है, इसी की तरह ये वर्तमान काल का है, और ये जो वाक्य है ये कब का है? ये भविष्य काल का है। अब या तो किसी भी काल में ने नहीं आया, ने नहीं आया, न ऊपर वाले भूतकाल में आया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कारण छिपा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे जो पढ़ना क्रिया है, यहाँ पे जो राम ने पुस्तक पढ़ी है, ये जो क्रिया है यहाँ पे, ये क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। हमने देखा यहाँ पे जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है, और देखिए पढ़ रहा है, यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे भी क्या है? अकर्मक क्रिया, और यहाँ पे भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब थोड़ा सा हमारे दिमाग में समझ में आया होगा कि यदि ऐसा कोई वाक्य भूतकाल में आए और उसमें आने वाली क्रिया कोई कर्म लेके आए, क्या लेके आए? कर्म लेके आए। सभी में क्या आया है? कर्म आया है, सब में क्या है? कर्म आया है, लेकिन काल का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ यदि कोई वाक्य, अब देखो यदि कोई वाक्य भूतकाल में होगा और वहां क्रिया सकर्मक में आएगी, तो वहां कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग होगा, अन्यथा अन्यथा क्या होगा? अन्यथा विभक्ति क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। अब देखो प्रश्न हमें क्या पूछ सकते हैं, कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग कब होता है? प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ सकर्मक भूतकाल में आई, सकर्मक वर्तमान में आई, और सकर्मक भविष्य में आई, और यहाँ पे अकर्मक अकर्मक कर्म, इस तरीके का ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो देखिए किस तरीके नोट में हम क्या लिखेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखते हैं नोट में, थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे नोट में, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं यदि यदि क्रिया सकर्मक हो, यदि क्रिया सकर्मक हो, और और और
और भूतकाल में आए और सकर्मक हो और भूतकाल में आए, भूतकाल में आए तो भूतकाल में आए तो कर्ता के साथ, कर्ता के कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग होता है। नए विभक्ति का प्रयोग, नए विभक्ति का प्रयोग होता है। नए विभक्ति का प्रयोग अन्यथा होता है। अन्यथा हम यहाँ पे कहे अन्यथा, अन्यथा विभक्ति, अन्यथा विभक्ति, अन्यथा विभक्ति क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। अन्यथा विभक्ति हमारी यहाँ पे लुप्त हो जाती है। क्या होता है? विभक्ति क्या लुप्त हो जाती है। अब देखो सकर्मक हो, यदि क्रिया क्या हो? सकर्मक हो और भूतकाल में आए तो कर्ता के साथ नए विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? नए विभक्ति का प्रयोग किया। अब देखो, नया विभक्ति कब आएगी? जब वाक्य भूतकाल में हो, जब वाक्य का हो भूतकाल में हो और वह क्रिया सकर्मक रूप में आए। और यह विलुप्त कब होगी? जब मान लो अकर्मक क्रिया हो और भूतकाल में हो, तो वहां पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया में विलुप्त हो जाएगी। अब देखिए, अब दूसरा कारक देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा कारक यहाँ पे क्या था? तो दूसरा कारक जो था यहाँ पे, देखिए, एक तो कर्म कारक की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, तो हम कर्म कारक की परिभाषा पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। अब देखो, कर्म कारक किसे बोलेंगे? कर्म कारक। अब देखो, कर्ता के द्वारा किया जाने वाली क्रिया का प्रभाव या फल जिनके ऊपर आता है उसी को अपन कर्म कारक बोलेंगे। क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर आए उसी को हम कर्म कहा जाता है। क्या कहेंगे? देखो, देखिए, परिभाषा क्या बोलेंगे? क्रिया का प्रभाव या फल, प्रभाव या फल। तो देखिए, कर्म कारक के अंदर हम लिखते हैं क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल जिन शब्दों पर आता है, जिन शब्दों जिन शब्दों पर आता जिन शब्दों पर आता है, जिन शब्दों पर आता है, जिन शब्दों पर आता है उसे ही उसे ही उसे ही उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कर्म कारक, उसे ही कर्म कारक कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब देखो, क्रिया का प्रभाव या फल जिन शब्दों पर आता है उसे ही कर्म कारक कहा जाता है। अब देखो, इसके आगे लिखते हैं, जिसके लिए जिसके जिसके लिए को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि को विभक्ति आती भी है और गायब भी हो जाती है, विलुप्त भी हो जाती है। हमने लिखा था को या सुने। सुने का मतलब होता है विभक्ति का गायब हो जाना। अब देखो, हम देखते हैं विभक्ति कब आएगी और कब नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उदाहरण बनाते हैं इसके। उदाहरण में देखते हैं, जैसे जैसे राम ने राम ने जैसे फल राम ने फल खरीदे। राम ने फल खरीदे। अब देखो, राम ने श्याम को बुलाया। राम ने श्याम को बुलाया। तीसरा देखते हैं, राम ने श्याम को राम ने श्याम को फल फल खिलाए। राम ने श्याम को फल खिलाए।
अब देखो पहले वाले में को विभक्ति नहीं आई, पहले वाले में को विभक्ति नहीं आई। यहाँ पे राम कर्ता हो गया, या राम क्या हो गया, राम यहाँ पे कर्ता हो गया। अब ये उसकी विभक्ति होगी, और फल क्या हो गया, इसका कर्म हो गया। फल इसका क्या हो गया, कर्म हो गया। खरीदना क्या होगी, क्रिया होगी। अब देखो कर्म के आगे को नहीं आया, कर्म के आगे को नहीं आया। दूसरे में देखे, राम यहाँ पे कर्ता हो गया। अब देखो ने विभक्ति होगी, श्याम यहाँ पे कर्म हो गया। अब देखो को यहाँ पे क्या आ गई, विभक्ति आ गई। को यहाँ पे क्या आ गई, विभक्ति आ गई। अब देखो यहाँ पे भी राम यहाँ पे कर्ता हो गया, और श्याम यहाँ पे फल हो गया, इसके आगे को विभक्ति आ गई। अभी नोटिस करो, कभी कर्म के आगे को आ रहा है और कभी कर्म के आगे को नहीं आ रहा है। हमें प्रश्न ये पूछा जाएगा, कर्म के साथ में को विभक्ति का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है। तो हमें इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो कब हुआ और कब नहीं हुआ है, कब नहीं हुआ है, तो इसको हमें ये बताना है कि इसमें को विभक्ति का प्रयोग कब हुआ और कब नहीं होता है। अब देखो ये कैसे बताएंगे, तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कब हुआ है, नहीं हुआ है, कब इसका प्रयोग हुआ है और कब इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे नोटिस भी किया था कि कब हुआ और कब नहीं हुआ। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कब हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे ये फल क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव के आगे को नहीं आया। लेकिन श्याम यहाँ पे सजीव है, श्याम यहाँ पे क्या है, सजीव है, तो दोनों के आगे को आ गया, दोनों के आगे को आ गया। रिजल्ट क्या निकला, यदि कर्म जो है सजीव होगा, यदि कर्म जो है सजीव होगा तो को आएगा, और नहीं होगा तो को नहीं आएगा। ऐसे बहुत से वाक्य बोलते हैं लेकिन गलत बोल जाते हैं। जैसे दरवाजे को बंद करो, को लगा देते हैं, लेकिन दरवाजा तो यहाँ पे निर्जीव है, सीधा होता है दरवाजा बंद करो। अब पंखे को बंद कर या कूलर को बंद कर, ये सभी निर्जीव है, लेकिन गलत बोल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि सजीव वस्तुओं के आगे को आएगा। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, यदि कर्म सजीव है तो को विभक्ति आएगी, और निर्जीव है तो नहीं आएगी। नोट में लिखिए एक बार। तो हम यहाँ पे नोट में लिखते हैं, नोट में क्या बनाते हैं देखें। यदि, यहाँ पे लिखेंगे, यदि कर्म, यदि कर्म, कर्म क्या है, सजीव है, यदि कर्म सजीव है तो को विभक्ति का प्रयोग होगा। को विभक्ति का, को विभक्ति का प्रयोग होता है, 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 और निर्जीव होने पर, और निर्जीव, निर्जीव होने पर, निर्जीव होने पर, होने पर विभक्ति लुप्त हो जाती है, विभक्ति लुप्त हो जाती है। निर्जीव होने पर विभक्ति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब यही बात थी, इसी बात को ध्यान में रखना है। अब कर्म कार्य की विभक्ति तो हमें सबको याद है, लेकिन ये लाइन हमें याद नहीं होती। अब देखो, जब कोई भी कर्म निर्जीव होगा तो उसके साथ में विभक्ति नहीं आएगी, लेकिन यदि कर्म सजीव है तो विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखो कारक संबंधी, लिंग संबंधी बहुत बार गलतियां भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे किसी, यदि किसी वाक्य में को लगाकर वाक्य बनाया जाता है, तो देखो, तो हमें यहाँ पे समझना है कि कब ये निर्जीव की बात कर रहे हैं और कब ये सजीव की बात कर रहे हैं। अब देखो कारक में हमने क्या सीखा, तो कारक में हमने सीखा कि कर्म कारक क्या था। अब देखो कर्म कारक हमने यहाँ पे देखा था। कारक में हमने क्या सीखा, तो कारक में आपको यहाँ तक मैंने कवर करवाया कि किस तरीके से टॉपिक यहाँ पे। अब देखो को विभक्ति का मैंने पूरा बता दिया। को विभक्ति का प्रयोग कब करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि कर्म जब सजीव होगा तो को आएगा,
और यदि निर्जीव होगा तो वहां पे आपकी विभक्ति क्या होगी, लुप्त हो जाएगी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं यहाँ पे समझाया है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ पे आगे यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ पे हम भाषा की व्याकरण पढ़ रहे हैं और ये सभी हमारे एग्जाम की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। और तीसरा हम कारक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है करण कारक। कौन सा होने वाला है, करण कारक। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं करण कारक। करण कारक, अब देखो कौन सा कारक, करण कारक। अब देखो कि सेकंड जैसी वैकेंसी में, सेकंड के लिए की जो वैकेंसी थी उसमें भी पूछा गया था कि करण का शाब्दिक अर्थ बताओ। अब देखो यदि हमको शाब्दिक अर्थ मालूम है तो करण बहुत अच्छी तरीके से हमारा कवर हो जाता है। अब देखो करण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है करण का शाब्दिक अर्थ। अब देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, करण का शाब्दिक अर्थ। करण का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, साधन। शाब्दिक अर्थ होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। अब देखो क्रिया करने वाला कर्ता, क्रिया का प्रभाव जिस पे आए, और इसके बाद हमने देखा यहाँ पे साधन। ठीक है, प्रभाव किस पे आता है, कर्म पे आता है। अब हम देखते हैं करण यहाँ पे क्या है, कर्म हो गया। अब हम करण देखते हैं, तो करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। अब यहाँ पे लिखते हैं कर्ता के द्वारा, कर्ता, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा जिस साधन से, जिस, कर्ता के द्वारा जिस साधन से, जिस साधन से क्रिया, क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, कर्ता के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे ही, उसे ही, उसे ही करण कारक कहा जाता है। करण कारक कहा, उसे ही क्या बोलेंगे हम, करण कारक कहा जाता है। अब देखो मैंने बताया कर्ता के कारण जिस साधन की क्रिया की जाती है उसे ही करण कारक कहा जाता है। उसके लिए विभक्ति हम यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, तो देखें उसके लिए विभक्ति के रूप में, विभक्ति, विभक्ति के रूप में, विभक्ति के रूप में से या के द्वारा, से या के द्वारे, के द्वारा का प्रयोग होता है। से या के द्वारा का प्रयोग, के द्वारा, के द्वारा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। जैसे तो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मैंने लिखा मैं पेन, मैं पेन से, मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ। अब देखो क्रिया कौन सी है, लिखने की, और मैं यहाँ पे क्या करता हो गया। अब देखो पेन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, किससे लिख रहा हूँ, पेन को अपन यहाँ पे बोलेंगे करण, और ये से क्या है यहाँ पे, विभक्ति। ये क्या होगी इसकी विभक्ति, ये इसकी क्या होगी विभक्ति। अब देखो एक और मैं जैसे सेंटेंस दूं हमें, उसे, जैसे उसे पत्र के द्वारा, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया गया, उसे पत्र के द्वारा सूचित किया। या देखो सूचना देने का साधन यहाँ पे क्या है, पत्र है, तो ये हमारा क्या होगा, करण हो गया। अब के द्वारा यहाँ पे क्या है, ये हमारी भी विभक्ति ही है, यहाँ पे भी क्या है, विभक्ति है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से कवर होता जा रहा होगा आपका। और इस तरीके से आपको कई सारे सेंटेंस बनाने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं। अब देखो और इसके आगे अपन यदि एग्जांपल्स ले, तो यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, देखिए। और हम यहाँ पे कई चीजों को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा पत्थर से
अब देखो पत्थर से क्या मारा है, मान लो मेंढक मार दिया, पत्थर से मेंढक को मारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मेंढक है, मेंढक यहाँ पे क्या है, तो मेंढक यहाँ पे एक कर्म हो गया, मेंढक यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। मेंढक यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। अब पत्थर है, जो पत्थर क्या है, पत्थर यहाँ पे करण हो गया, पत्थर यहाँ पे क्या हो गया, करण हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस भी हमारे पास कई तरीके से देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब कई सेंटेंस और बन सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, बस, बस से, मैं कहा गया, मान लो मैंने लिखा बस से जयपुर गया, बस से जयपुर गया। इसी की तरह एक और सेंटेंस लिख देते हैं। अब मैंने लिखा हाथ से, हाथ से, यहाँ पे लिखते हैं हाथ से फल, हाथ से फल तोड़े, हाथ से फल तोड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जयपुर जाने का साधन क्या है, बस है, फल तोड़ने का साधन क्या है, हाथ, हाथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या इनके अलावा भी, अब देखो इनके अलावा भी क्या हम और यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे करण कारक में, जैसे नोट में हम देखते हैं एक बार, तो नोट में एक बार लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे नोट लगा के। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, यदि, यदि के बिना, के बिना, या फिर के साथ, या के साथ, के साथ अव्यय का प्रयोग हो, अव्यय का, अव्यय का प्रयोग हो, प्रयोग हो, तो वह भी, तो वह भी, वह भी करण कारक ही माना जाएगा, करण कारक, करण कारक ही माना जाएगा, माना जाएगा, करण कारक ही मान जाएगा। अब देखो, यदि के बिना या के साथ अव्यय का प्रयोग हो जाए तो अव्यय कारक ही माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा जल के, जल के बिना, जल के बिना जीवन, जीवन क्या है, जल के बिना जीवन असंभव, असंभव है। अब देखो यहाँ पे जीवन जीने का साधन हमने किसको मान लिया, जल को मान लिया, साधन के रूप में इसको माना है, तो इसका मतलब ये हो गया, जल यहाँ पे क्या हो गया, करण हो गया, करण हो गया। अब के बिना यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखें तो एक और सेंटेंस बन सकता है, जैसे एक और सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, राम, राम सीता, राम सीता के साथ, सीता के साथ वन, वनवास या वन गए, मैं ये लिख देता हूँ, राम सीता के साथ वनवास गए। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सीता को ही करण मान लिया गया है, यहाँ पे सीता को ही करण मान लिया गया है। तो ये हमें स्कूलों में बहुत बार सिखाया गया था कि जब किसी का नाम आ जाए तो उसको कर्ता मान लो, सीधा ही उसको क्या मान लो, कर्ता मान लो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि राम सदैव कर्ता ही हो गए। अब देखो, राम कभी करण भी बन सकता है, राम कभी कर्म भी बन सकता है, नाम कभी अपादान भी बन सकता है। तो उसके आगे वाली विभक्ति और उसके वाक्य में होने वाली विभक्ति का प्रयोग के आधार पर हमें करना है। इस दिमाग से ये निकाल देना कि नाम आ गया कि वह सदैव करता है, तो ये हमारे लिए गलत रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, सीता करण हो गई, करण हो गई, यहाँ पे सीता क्या होगी, करण होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे आगे आया था श्याम, श्याम को हमने यहाँ पे क्या माना था, कर्म माना था।
श्याम को यहाँ पे हमने क्या माना था, कर्म माना था। शाम यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो श्याम को बुलाओ, श्याम को बुलाओ तो कर्म हो गया। इस तरीके से ये इसका मतलब हो गया कि राम जो सदैव करता नहीं होता है। तो ये बार बार ऐसा होता है, हमें पढ़ने के अंदर काफी सारी दिक्कतें आती है। तो छोटी कक्षाओं में कई बार ये दिखाया गया है, ऐसे तरीके भी काम में लिए होंगे आपने। तो ये कभी कभी हमें यहाँ पे गलतियां यही सुधारनी है, और उम्मीद है अभी तक आपको जो भी पढ़ाया ये पूरा समझ में आ गया होगा। और मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझाया और यहाँ पे पूरा टॉपिक दिखाया। आई होप आपको पूरा समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।